हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, मैं आज ग्रुप थ्योरी में आपको नॉर्मल सब ग्रुप्स के चैप्टर में लेक्चर नंबर 4 ले रही हूँ, जिसमें मैं आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम कराऊंगी, जी बाई जेड थ्योरम। देखते हैं बेटा क्या होती है जी बाई जेड थ्योरम, और इसका प्रूफ भी करेंगे, इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो देखो बेटा, जी बाई जेड थ्योरम आपकी क्या है। जी बाई जेड में जी क्या चीज़ है बेटा, ग्रुप है, और जेड है उस सेंटर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो जी अगर कोई ग्रुप है और जेड जी उसका सेंटर है। सेंटर मतलब इट इज द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच कम्यूट विद एवरी अदर एलिमेंट ऑफ जी। ठीक है ना, हर एलिमेंट से जो कम्यूट कर जाए वो एलिमेंट किस में आ जाते हैं, सेंटर में। तो आपने एक ग्रुप लिया और उसका एक सेंटर लिया, और फिर आपने उसका एक फैक्टर ग्रुप बना दिया जी बाई जेड। आप सबको पता है कि सेंटर इज ऑलवेज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ये हम प्रूव करा चुके हैं आपको। अब आपको उस अगर वो उसका नॉर्मल सब ग्रुप है तो आपको फैक्टर ग्रुप मिल जाएगा जी बाई जेड। ठीक है, अगर ये फैक्टर ग्रुप जी बाई जेड जो है आपका ये साइक्लिक होगा, तो जो मेन ग्रुप है ना आपका, जो बड़े वाला ग्रुप जी जो है वो एबिलियन होगा। ठीक है बेटा, ये हम बहुत बारी यूज भी करेंगे, थ्योरम डायरेक्ट थ्योरम यूज करेंगे। तो आपको सबको पता होना चाहिए कि अगर फैक्टर ग्रुप साइक्लिक है तो जो बड़े वाला ग्रुप होगा वो एबिलियन होगा। आपको ये प्रॉपर्टी यहाँ से पता चल रही है। ठीक है, तो हमें बेटा नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हमने इस जेड जी को जो है ना एन से डिनोट कर दिया, ताकि मैं जी बाई जेड ना लिखे, जेड जी ना लिखे, जी बाई एन लिख लो। तो हमें क्या शो करना है कि जी बाई एन इज साइक्लिक, इम्प्लाइज कि जी इज एबिलियन। ठीक है, तो जी बाई एन के एलिमेंट क्या होंगे, कोसेट्स। आप सबको पता है, इधर लेफ्ट कोसेट्स ले लो और राइट कोसेट ले लो। मैंने लास्ट क्लास में, इससे पहले वाले लेक्चर में फैक्टर ग्रुप की आपको डेफिनेशन दी थी। तो या तो लेफ्ट कोसेट्स ले लो या राइट कोसेट्स ले लो। अब ये देखो कि जी बाई एन जो है साइक्लिक है। साइक्लिक है तो इसका कोई जनरेटर है जिससे ये जनरेट होता है। तो जनरेटर के लिए आप ये वाली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। तो मैंने इसका कोई भी जनरेटर माना एन जी फॉर्म का। एन, ये स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी है यहाँ पे, तभी ये एलिमेंट बनेगा ना इसका, फैक्टर ग्रुप का। सबको याद है फैक्टर ग्रुप के अंदर कैसे एलिमेंट्स होते थे। फैक्टर ग्रुप कंसिस्ट ऑफ कोसेट्स, इधर लेफ्ट कोसेट्स ले लो और राइट कोसेट्स ले लो। तो या तो ए एच फॉर्म या एच ए फॉर्म होती है। हमारा यहाँ एच की जगह एन है, तो हमारा एन जी फॉर्म ले लिया। आप कोई बच्चा जी एन ले लेता तो वो भी चलता। ठीक है, मुझे शो करना है कि जी एबिलियन है। ठीक है, तो अब मैंने पहले कोई दो एलिमेंट लिए, ए और बी, भी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ जी। ठीक है, अब ए और बी अगर जी के एलिमेंट्स हैं तो उनसे जो कोसेट बनाएंगे वो जी बाई एन का एलिमेंट हो जाएगा। तो मैंने ए और बी से कोसेट बनाए, एन ए और एन बी। ये किसके एलिमेंट हो जाएंगे, जी बाई एन के एलिमेंट होंगे, क्योंकि जी बाई एन के अंदर वो है ही कोसेट्स आपके सारे के सारे। ठीक है, तो एन ए एन बी बिलोंग्स टू जी एन आ गया, और जी एन जी बाई एन आ गया। और जी बाई एन क्या है, ये जनरेट हो रहा है एन जी से। अब जनरेट की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, साइक्लिक ग्रुप के अंदर डेफिनेशन देखो। जनरेटर का मतलब ये होता है कि उस सम पावर ऑफ द जनरेटर। तो ये जो एन ए होगा, दिस इज सम पावर ऑफ द जनरेटर एन जी। तो उसकी सम पावर मैंने मान ली एन जी टू द पावर एम फॉर सम एम बिलोंग्स टू जेड। ऐसे बेटा एन बी बिलोंग्स टू दिस जी बाई एन है, और जी बाई एन जनरेट हो रहा है एन जी से, तो एन जी की कुछ पावर जो होगी रेज करेंगे तो वो एन बी के बराबर आ जाएगी। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे रिकॉल करा दूं जरा। अगर कोई ग्रुप साइक्लिक होता है, मान लीजिए x बिलोंग्स टू सम साइक्लिक ग्रुप, कोई और नाम ले लो, अब जी डैश का जी डैश ले लो, अगर वो जनरेट हो रहा है ए से, तो इसका मतलब x इज a टू द पावर m फॉर m बिलोंग्स टू z। सम पावर ऑफ जनरेटर होता है ये बाय डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, ये साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन है। राइट, अब देखो मेरे पास आ गया एन ए इक्वल टू एन जी टू दी पावर एम। तो ये एन जी टू दी पावर एम के अंदर मैं कैसे लिख सकती हूँ, एन को बाहर कर लिया और जी की पावर एम कर दी। ये मैंने यहाँ करके दिखा दिया। देखो, एन जी टू दी पावर एम का मतलब है एन जी एम टाइम्स ऑपरेट हो रहा है, तो मैंने एन जी डॉट एन जी डॉट एन जी ये एम टाइम्स लिख लिया। अब देखो कोसेट की प्रॉपर्टी है एच ए एच बी इज इक्वल टू एच ए बी। ठीक है, बिकॉज प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट है कि एन ए एन बी हो तो वो एन ए बी हो जाता है, कोसेट रिप्रेजेंटेटिव मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ऐसे ही एन जी और एन जी को लिया तो ये बन गया एन जी इंटू जी। फिर दोबारा लेंगे उसको आगे तो फिर एक और जी आ जाएगा। तो ऐसे एम टाइम्स जी जो है इकट्ठे हो जाएंगे तो जी की पावर एम बन जाएगी। ठीक है, तो मैंने वही लिखा बेटा, एन ए को लिख दिया एन जी की पावर एम, ऐसे ही एन बी को लिख दिया एन जी टू दी पावर एन। ठीक है, अब आप देखो एन ए इक्वल टू एन बी एन जी एम। फिर से कोसेट्स की प्रॉपर्टी लगाइए, एच ए इक्वल टू एच बी इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो वही हो जाएगा ए जी इनवर्स ए जी माइनस एम बिलोंग्स टू एन। मैंने लिख दिया बिकॉज इन कोसेट्स ए एच इक्वल टू बी एच,
इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। मैंने ए एच के लिए प्रॉपर्टी लिखी है, ये एच ए के लिए भी होल्ड करती है। आप एक काम करो, इसको एच ए ही लिख लो ताकि जो प्रॉपर्टी लग रही है वही याद आ जाए आपको। एच ए इक्वल टू एच बी इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, अब आप देखो इस वाले में मैंने यही वाली प्रॉपर्टी लगाई है, एन इक्वल टू एन जी एम में एच की जगह एन है और बी की जगह पे जी एम होगा, तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से बेटा प्रॉपर्टी यहाँ लगाओ, एन बी इक्वल टू एन जी, एन है तो बी इंटू जी माइनस एन बिलोंग्स टू एन आ जाएगा। ठीक है, कैसे किया हमने, एच की जगह एन है और ए की जगह बी है और बी की जगह जी एन है, तो उससे ये भी आ गया। तो अब मेरे पास दो चीज़ें आ गई हैं बेटा, ए जी माइनस एम बिलोंग्स टू एन और बी जी माइनस एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, अगर ये एन में है तो एन मेरा सेंटर है, तो ये किसके बराबर होगा, किसी एलिमेंट एन के किसी एक एलिमेंट के बराबर होगा। तो ए जी माइनस एम इक्वल टू एक्स ले लिया वेयर एक्स बिलोंग्स टू एन। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व किया तो आ गया ए इज इक्वल टू एक्स जी टू दी पावर एन। ऐसे बेटा इधर आ जाओ, बी जी माइनस एन बिलोंग्स टू एन है, अगर ये एन के अंदर है तो उसके किसी एलिमेंट के बराबर होगा, तो दैट इज इक्वल टू वाई फॉर सम वाई बिलोंग्स टू एन। तो इसको सॉल्व किया तो वाई जी एन आ गया। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे शो करना है कि जी एबिलियन है और ए और बी उसके कोई एलिमेंट है, तो मुझे शो करना है ए बी इक्वल टू बी है, तो मैंने ए और बी की वैल्यू निकाल ली। अब मैं ए बी निकालूंगी और बी ए निकालूंगी, ए बी और बी ए बी इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे शो ही ये करना है ए बी इक्वल टू बी है। ठीक है, तो मैंने ए बी लिया, ए की वैल्यू डाल दी, बी की वैल्यू डाल दी। ठीक है बेटा, अब ये देखो जरा, ये सारे एलिमेंट आए कहाँ से आए, ये जो है आपके पास ये वाई जो है एन का एलिमेंट है और एन क्या था, सेंटर, सेंटर है तो इट विल कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी। ठीक है ना, सेंटर का मतलब यही होता है ना, डेफिनेशन सेंटर की क्या होती है, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच कम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी। अब जी टू दी पावर है, ये सारे के सारे एलिमेंट हैं तो जी में ही ना, अगर ये सारे एलिमेंट जी के अंदर है तो कम्यूट तो कर ही रहे हैं, तो जी एम और वाई जो है, वाई क्योंकि सेंटर का एलिमेंट है तो वाई विल कम्यूट विद दिस जी एम बिकॉज जी एम इज एन एलिमेंट ऑफ जी। तो y और gm अपनी प्लेस चेंज कर देंगे, gm y इज y gm आ गया। ठीक है, फिर मैंने ब्रैकेट लगा ली एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करते हुए, x y पे ब्रैकेट लगा ली। ठीक है, और gm और gn को इकट्ठा कर दिया तो ये बन गया gm प्लस n। सेम काम ba के साथ करो, पहले b की वैल्यू डालो फिर a की वैल्यू डालो। अब देखो x जो था सेंटर का एलिमेंट है, सेंटर का एलिमेंट है तो x विल कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ g, तो x जो होगा gn के साथ भी कम्यूट करेगा, तो ये gn और x जो है ना ये आपस में कम्यूट करेंगे। देखो इसके आगे ना एक स्टेप और लिख लो, आपको आसानी रहेगी, पहले मैंने ये स्टेप लिख लिया, दिस इज बाय एसोसिएटिविटी। ठीक है, अब gn और x आपस में कम्यूट कर रहे हैं तो gn x की जगह x इंटू gn आ गया, ये देखो ये भी एसोसिएटिविटी से मतलब gn x की जगह मैंने x gn लिख दिया बाय बिकॉज x बिलोंग्स टू n विच इज इक्वल टू सेंटर, तो कम्यूट कर रहा था। अब आप फिर से ब्रैकेट लगा लो, एक्स वाई पे एक ब्रैकेट लगा लो और जी एन और जी एम पे एक ब्रैकेट लगा लोगे तो जी एम प्लस एन आ गया। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया, क्लियर है बच्चों। अब देखो ये जो एक्स वाई होगा, ये वाई और एक्स दोनों कहाँ से आए हैं, वाई बिलोंग्स टू सेंटर और एक्स इज एनी एलिमेंट ऑफ जी, तो वाई विल कम्यूट विद एक्स, तो वाई एक्स इक्वल टू एक्स वाई होगा, तो मैंने इस वाई एक्स की जगह पर भी एक्स वाई लिख लिया। क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को 1 और 2 दोनों मैच करने हैं, 1 के अंदर एक्स वाई है तो मुझे यहाँ पे भी एक्स वाई चाहिए था, इसलिए मैंने ये कॉम्यूटेटिविटी का इस्तेमाल किया क्योंकि ये सेंटर के अंदर थे। तो 1 और 2 दोनों इकट्ठे होल्ड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए बी इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो यही मुझे प्रूफ करना था कि ए बी इक्वल टू बी है तो जी एबिलियन है। ठीक है बेटा, आसान प्रूफ है, लिखोगे एक बार हाथ से तो याद हो जाएगा। अब देखो जरा इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा और करते हैं। आपको पता है कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव हर स्टेटमेंट का ट्रू होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ अ स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है बेटा, देखो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मीनिंग बता दूं, इफ P इम्प्लाइज Q देन कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। ठीक है, आ रही है बात समझ में, P अगर इम्प्लाई कर रहा है किसी स्टेटमेंट Q को तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमेशा ट्रू होगा, प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, ठीक है, ये हमेशा ट्रू हो जाएगी चीज, नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। तो ऊपर वाली थ्योरम का जरा कॉन्ट्रा पॉजिटिव देखें क्या होगा। स्टेटमेंट है यहाँ पर P को मान लो G बाय Z इज साइक्लिक, ठीक है, और Q को मान लो G इज एबिलियन। ठीक है, तो हमने यही प्रूफ किया ना, G बाय Z इज साइक्लिक इम्प्लाइज G इज एबिलियन। अब इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, यानी कि G इज नॉट एबिलियन देन G बाय Z इज नॉट साइक्लिक। ठीक है,
तो ये भी याद रखना कि अगर जी नॉन एबिलियन है तो जी बाई जेड साइक्लिक नहीं होगा, ये हमेशा ट्रू होगा। क्लियर। अब देखो इसका कन्वर्स क्या होता है। देखो कन्वर्स का मतलब होता है पी इम्प्लाइज क्यू। अगर P इम्प्लाइज Q है देन Q इम्प्लाइज P इज कॉल्ड कन्वर्स। ये कन्वर्स होता है। हम कह रहे हैं कन्वर्स ट्रू है, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स क्या होगा इसका कि अगर G एबिलियन है तो क्या G बाई जेड साइक्लिक है। तो आप देखो अगर G एबिलियन है तो आपको पता है अगर पूर्व एबिलियन होता है तो वो अपने सेंटर के साथ कोइंसाइड करता है, तो G इक्वल टू जेड आ गया। ठीक है, अगर G इक्वल टू जेड आ गया तो G बाई जेड का जो फैक्टर ग्रुप बनाओगे उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट रह जाएगा, दैट इज आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी हमेशा साइक्लिक होता है अकेला अपने आप में, बिकॉज आइडेंटिटी अपने आप को तो जनरेट कर ही लेता है, एक सिंगल है। ठीक है, तो जी बाई जेड आइडेंटिटी आ गया विच इज साइक्लिक। तो हमारा कन्वर्स भी इस थ्योरम का अपने आप ट्रू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए बेटा, आगे करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। देखो थोड़े बहुत। इफ एच इज नॉर्मल इन जी एंड जी इज फाइनाइट। अब देखो एच अगर नॉर्मल सब ग्रुप है जी का तो हम जी बाई एच को डिफाइन कर सकते हैं, मतलब फैक्टर ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। मैंने आपको कहा था फैक्टर ग्रुप की डेफिनेशन में जी बाई एच डिफाइन तभी होता है जब एच नॉर्मल इन जी हो। ठीक है, तो जी बाई एच हमारा एग्जिस्ट करेगा और वो भी फाइनाइट होगा। क्यों फाइनाइट है? क्योंकि जी फाइनाइट है। ठीक है, तो जी बाई एच भी फाइनाइट हो गया। बट कन्वर्स मे नॉट होल्ड। ठीक है, तो कन्वर्स कोई ज़रूरी नहीं है कि होल्ड करे, कि जी बाई एच अगर फाइनाइट है तो कोई ज़रूरी नहीं कि जी भी फाइनाइट हो। देखो ऑर्डर ऑफ जी बाई एच निकाल लो, फाइनाइट है या नॉन इनफाइनाइट है, इसके लिए ऑर्डर निकाल लें। तो हमने क्या किया, ऑर्डर ऑफ जी बाई एच निकाला। ऑर्डर ऑफ जी बाई एच क्या होगा, ऑर्डर जी अपॉन ऑर्डर एच। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट दे रखा है और क्योंकि एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का तो इसका मतलब एच सब ग्रुप है जी का। अगर एच सब ग्रुप है जी का तो एच इज अ सबसेट ऑफ जी। तो जी के पास ही फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है तो एच के पास भी फाइनाइट ही होंगे क्योंकि वो तो और छोटा है। तो फाइनाइट अपॉन फाइनाइट, कोई भी फाइनाइट नंबर निकल कर आ रहा है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी बाई एच जो है आपका फाइनाइट हो गया। तो जो मुझे प्रूफ करना था वो तो मैंने कर दिया। अब इसका कन्वर्स दिखाती हूँ कि अगर जी बाई एच फाइनाइट है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़े वाला ग्रुप भी फाइनाइट हो। मतलब फैक्टर ग्रुप फाइनाइट हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मेन ग्रुप आपका बड़े वाला जी था वो भी फाइनाइट हो। उसका एग्जाम्पल देखो, मैंने जी को लिया z प्लस, मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स ले लिया तो जी तो इनफाइनाइट हो गया। और h मैंने उसका कोई नॉर्मल सब ग्रुप लेना है। आपको पता है z जो होता है ये एबिलियन ग्रुप है तो इसका हर सब ग्रुप नॉर्मल होगा। ठीक है, तो इसका नॉर्मल, और इसके सब ग्रुप होते किस फॉर्म के हैं, मल्टीपल्स फॉर्म के, n के फॉर्म के होते हैं। तो हमने 3 के मल्टीपल्स ले लिए जो कि हमने जी इसका सब ग्रुप बनाया। ठीक है, तो मैंने लिख भी दिया ऑल सब ग्रुप्स ऑफ z आर ऑफ द फॉर्म दिस, ये जनरेटेड बाय n, मतलब मल्टीपल्स ऑफ इंटीजर्स, कोई भी एक इंटीजर लोगे उसका मल्टीपल्स मिलते हैं। तो मैंने 3 ले लिया, तो ये h जो होगा ये नॉर्मल होगा g के अंदर, तो g बाई एच मेरा डिफाइन होगा। और क्यों नॉर्मल होगा, बिकॉज z इज एबिलियन तो एवरी सब ग्रुप इज नॉर्मल, तो ये h जो है नॉर्मल है। तो इससे मैंने बेटा एक g बाई एच डिफाइन किया फैक्टर ग्रुप। g बाई एच का क्या मतलब हो गया, z ऊपर और नीचे साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय 3 हो गया। ठीक है, तो इसके कोई भी एलिमेंट किस फॉर्म के होंगे, कोसेट्स। कोसेट्स कैसे बनता है बेटा, आपका ए एच या एच ए। ठीक है, वेयर ए बिलोंग्स टू बड़े वाला ग्रुप होता है, तो हमारा यहाँ पे बनना चाहिए ए और ये नीचे वाला एच जो है ये 3 है तो ये बनना चाहिए। पर मैंने यहाँ बीच में प्लस क्यों लगा दिया, क्योंकि जेड के अंदर नोटेशन क्या है, प्लस की होती है। ऑपरेशन जो होती है जेड के अंदर वो एडिशन की होती है, तो आपको पता है इसका कोसेट ए एच ना होके ए प्लस एच होगा। ठीक है, तो A प्लस दिस साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय 3 वेयर A बिलोंग्स टू Z, ये इसका साइक्लिक सब ग्रुप आएगा, सॉरी ये इसका कोसेट आएगा निकल कर। मैंने आपको जब कोसेट के बारे जी बाई जेड के बारे में इसके बारे में बताया था, जी बाई एच के बारे में फैक्टर ग्रुप की जब डेफिनेशन दी थी तो आपको मैंने कहा था कि उसके एलिमेंट्स जो है कोसेट्स होते हैं और अगर एडिटिव नोटेशन हो तो बीच में प्लस आ जाता है। तो हमारा ये ए प्लस एच फॉर्म का आ गया जी बाई एच। ठीक है, तो अब ए को वैल्यू देनी शुरू करो। ए कहाँ से आएगा, जेड से आएगा। तो जेड है तो इंटीजर है, इंटीजर है तो मैंने इसको वैल्यू दी, ए को 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके वैल्यूज देनी शुरू कर दी। अब ये तो मेरे चलते जाएंगे इंटीजर्स, ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स तो इनफाइनाइट है, बट आप देखेंगे कि इनमें कुछ एलिमेंट रिपीट होने स्टार्ट हो गए। ये सारे कोसेट्स जो हैं डिस्टिंक्ट नहीं है। तो हम इसको कैसे देखें कि ये कौन कौन से डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं। तो देखो बेटा यहाँ से देखना शुरू करो, ये 3 प्लस दिस, आपको पता है कि आपके कोसेट्स की प्रॉपर्टी लगाते जाओ आपको सारे पता चल जाएंगे कौन कौन से डिस्टिंक्ट है। देखो 3 प्लस दिस 3 जो होगा ये सब ग्रुप जनरेटेड बाय 3 जो होगा ये क्या होगा, ए प्लस एच इक्वल टू एच इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच। ये वाली प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोसेट रिप्रेजेंटेटिव ही ए बन जाए
तो सॉरी कोसेट रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है उसके अंदर, सब ग्रुप के अंदर, एच के अंदर। तो कोसेट रिप्रेजेंटेटिव 3 जो है, ए को डालो 3 और एच को डालेंगे, ये साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय 3, तो 3 बिलोंग्स टू दिस है, तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा इसके अंदर और ए प्लस एच मेरा एच आ जाएगा। क्लियर है? फिर इसको देखो, इसके आगे वाले को देखो, 4 प्लस दिस को देखो, 4 को आई कैन राइट 1 प्लस 3, ठीक है, और 3 प्लस दिस किसके बराबर है? 3 के बराबर है। अभी अभी आपने ऊपर शो किया, तो मेरा ये किसके बराबर आ गया? 1 प्लस 3 के बराबर आ गया। ठीक है, अब 5 प्लस 3 देखो, 5 प्लस 3 क्या होगा? 2 प्लस 5 को मैं लिख सकती हूँ 2 प्लस 3, और 3 प्लस दिस किसके बराबर होगा? अभी अभी आपने शो किया, ये ऊपर साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय 3 के बराबर है, तो इसकी जगह 3 लिख दिया। तो अब आप देखोगे कि ना 3 के बाद ये जितने भी एलिमेंट है ना, 3 4 5 6, जैसे 6 आएगा, 6 को यू कैन ऑलवेज राइट डाउन 2 प्लस 4। अब 4 या आप इसको ऐसे 6 को कैसे लिख सकते हो? 1 प्लस 5 या 2 प्लस 4। तो आपने देखा जब 5 वाला ऊपर एब्जॉर्ब हो गया था, तो वो वाला भी ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा। देखो मैं करके दिखा देती हूँ। जैसे 6 प्लस दिस है, 6 को आप लिख सकते हो 2 प्लस 4 प्लस दिस। ठीक है, अब ये 2 प्लस 4 है ना, इसको इकट्ठा कर लिया। ठीक है, अब 4 प्लस दिस किसके बराबर था? ये देखो इधर 1 प्लस 3 के बराबर था, है ना। तो हमने इसकी जगह लिख दिया 2 प्लस 1 प्लस 3। अब ये बन गया 3 प्लस दिस, और ये 3 किसका? फिर से इसके बराबर है। तो अब आगे जितने भी एलिमेंट लोगे ना, वो इसी में एब्जॉर्ब होते चले जाएंगे। ठीक है, तो मेरे डिस्टिंक्ट कोसेट कौन कौन से निकलेंगे? जो शुरू के रह गए ना ये वाले, देखो ये 0 प्लस दिस, 1 प्लस दिस और 2 प्लस दिस, ये 3 ही कोसेट्स निकल के रह जाएंगे। तो आपने देखा कि जी बाय दिस निकाला, जेड बाय दिस साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय 3 निकाला, तो 3 ही एलिमेंट निकल के आए। जबकि जो बड़े वाला सेट मेरा जी था, उसके जेड था, उसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स थे। तो ये मेरे फैक्टर ग्रुप के अंदर कम एलिमेंट्स निकल कर आए। कहाँ? तो जेड के पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स थे, और कहाँ उसके फैक्टर ग्रुप के पास जो है सिर्फ 3 ही एलिमेंट निकल कर आए। बेटा यही ब्यूटी थी इसको पढ़ने की, फैक्टर ग्रुप को। फैक्टर ग्रुप को पढ़ने का यही फायदा था कि एक बड़े सेट से हमने छोटे सेट पे आ गए फैक्टर ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो अब क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो फैक्टर ग्रुप और जो मेन ग्रुप जी होता है आपका, वो शेयर करते हैं आपस में, मतलब सेम होती है। ठीक है, तो अब हमें इतना बड़ा सेट, इनफाइनाइट सेट को ना पढ़ के हम उसके सिर्फ फैक्टर ग्रुप को ही पढ़ लेंगे। अगर फैक्टर ग्रुप में वो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही होगी, तो फिर वो बड़े वाले में भी होल्ड करेगी। सारी प्रॉपर्टीज नहीं शेयर करते, कुछ प्रॉपर्टीज शेयर करते हैं, इसीलिए हम फैक्टर ग्रुप को पढ़ते हैं। ठीक है, फैक्टर ग्रुप को आप आगे जाके होमोमॉर्फिज्म के चैप्टर में देखेंगे कि ये फैक्टर ग्रुप हमारे को बहुत अच्छी चीजें बताता है वहां पे। इसीलिए हम यहाँ से फैक्टर ग्रुप का चैप्टर लेकर आए कि हमारे को फैक्टर ग्रुप पढ़ने से फायदा क्या हो रहा है, कि जो बड़े वाला ग्रुप जी था उसके पास तो इनफाइनाइट एलिमेंट थे, बट जो फैक्टर ग्रुप था उसके पास बहुत कम एलिमेंट थे। तो इतना बड़ा ग्रुप ना स्टडी करके हम थोड़े से उसके एलिमेंट को स्टडी करके बड़े वाले ग्रुप की प्रॉपर्टीज को भी ड्रॉ कर लेंगे वहां से। ठीक है, तो इसलिए हमने अपना काम आसान करने के लिए फैक्टर ग्रुप लेकर आए हैं। देखो अब मैं कैलीज टेबल बना दूं आपको। आपको पता है फैक्टर ग्रुप ग्रुप बनाता है, तो ग्रुप बनाता है तो वो जो होगा सारी ग्रुप की प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। तो आपको पता है कि अगर फाइनाइट हो जाता है ग्रुप, तो हम उसकी कैलीज टेबल भी बना लेते हैं। तो हम इसकी कैलीज टेबल बनाते हैं। तो कैली टेबल बनाने में जो भी एलिमेंट होते हैं उसको रो वाइज भी लिख लो और कॉलम वाइज भी लिख लो। तो मैंने क्या किया बच्चों, रो वाइज और कॉलम वाइज जो इसके फैक्टर ग्रुप के एलिमेंट आए थे उनको लिख लिया। अब इनको ऑपरेट करो। देखो 0 प्लस दिस 3 और इधर से 0 प्लस 3, आपको पता है कि क्या प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे आप इसको ऐड करते समय। अब आप ऑपरेशन ऐसे लगाएंगे, a प्लस एच एक कोसेट है और b प्लस एच दूसरा कोसेट है, और इनको ऐड कर रहे हैं आप। तो कैसे ऐड कर रहे हैं कि इनके कोसेट रिप्रेजेंटेटिव्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो 0 प्लस दिस और 0 प्लस दिस क्या होगा, कोसेट रिप्रेजेंटेटिव को ऐड कर दो, 0 प्लस 0 प्लस ये वाला जो h है आपका, ये 3 है इस समय, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, सॉल्व होके 3 आ जाएगा। ऐसे बेटा 0 प्लस दिस में 1 प्लस दिस ऐड करोगे तो क्या होगा, दोनों कोसेट रिप्रेजेंटेटिव ऐड हो गए 0 और 1। ठीक है, तो 0 प्लस 1 1 आ गया, तो 1 प्लस साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय 3 आ गया। ऐसे बेटा बाकी के भी कर सकते हो। मैं एक दो और करके दिखा देती हूँ आपको। देखो रैंडमली, देखो ये 1 प्लस ये इस समय h है, ये जो आपका ये है ना 3, ये h है। तो 1 प्लस h में 1 प्लस h ऐड किया तो क्या हो गया। ठीक है, ये देखो ये 1 आएगा, सॉरी यहाँ पे 1 प्लस एच में 1 प्लस से 1 ऐड किया तो ये 2 आ गया, तो 2 प्लस दिस के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 2 प्लस दिस। ठीक, ऐसे ही बेटा इधर देखो 1 प्लस 2 होके 3 आ जाएगा, 3 प्लस दिस इज 3। क्लियर हो रही है बच्चों बात। तो जो भी ये ऐड हो रहे हैं इनमें कोसेट रिप्रेजेंटेटिव को ऐड कर दो। ये लास्ट वाला देखो जरा,
ये 2 प्लस दिस में 2 प्लस 2 किया तो 2 प्लस 2 4 हो गया। 4 कैन बी रिटर्न एज 1 प्लस 3 और ये 3 प्लस एच मेरा एच है, तो इसलिए 3 प्लस दिस साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय 3 इज 3 आ जाएगा। तो ये 1 प्लस 3 के बराबर आ गया। तो आप इसको टेबल को अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये ग्रुप है। कैसे? कि एलिस टेबल में आप देखो, ये जो आपने सॉल्व किए हैं इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आए हैं वो सारे के सारे यही एलिमेंट आ गए, जी बाई जेड वाले, जी बाई एच वाले, ये वाले एलिमेंट आ गए। 0 प्लस दिस, 1 प्लस दिस और 2 प्लस दिस, यही एलिमेंट आ गए तो क्लोजर होल्ड करती है। ठीक है। एसोसिएटिविटी बेटा क्योंकि जेड में होल्ड करती थी, बड़े सेट में एसोसिएटिविटी होल्ड करती है तो छोटे में भी होल्ड करती है, तो एसोसिएटिविटी अपने आप हो जाएगी। आइडेंटिटी इसकी कौन बनेगी बेटा? 0 प्लस दिस बन जाएगी। क्यों बन गई? क्योंकि आप देखो ये जो एलिमेंट है 0 प्लस दिस और 1 प्लस दिस और 2 प्लस 3, ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं इकट्ठे एज इट इज, इसी ऑर्डर में कहाँ अपीयर हो रहे हैं? यहाँ पे हो रहे हैं। जहां ये अपीयर हो रहे होते हैं उसके ऊपर का जो कॉलम हेड होता है वो आइडेंटिटी होता है। तो मेरी आइडेंटिटी क्या बन गई? ये 0 प्लस दिस इज दी आइडेंटिटी। और इनवर्स निकालने का क्या तरीका सिखाया आपको? कि पूरी कैली टेबल में जहां जहां पर भी आइडेंटिटी आ रही है उसको मार्क कर लो। ठीक है, तो देखो मैं मार्क करके दिखा देती हूँ आपको। ये मेरी आइडेंटिटी आ रही है, ठीक है। और दूसरा 0 प्लस दिस यहाँ आ रहा है इसके अंदर, और कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता चला? देखो 1 प्लस दिस साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय 3, 1 प्लस दिस 3 का जो इनवर्स आया है वो क्या निकल कर आया? ये 2 प्लस दिस, क्योंकि 1 प्लस 3 के सामने अगर आप देखोगे तो रेड सर्कल आपको कहाँ मिला? यहाँ मिला। तो इसके ऊपर वाला जो कॉलम्स हेड होगा वो इसका इन्वर्स बनेगा। तो 2 प्लस दिस इज द इन्वर्स ऑफ 1 प्लस 3। ऐसे 2 का इन्वर्स देखो बेटा क्या आएगा? 2 प्लस 3 का इन्वर्स क्या आएगा? इसके सामने चलेंगे इसकी रो में, तो जहां सर्कल मिलेगा, यहाँ सर्कल मिला, इस सर्कल के ऊपर वाला जो कॉलम हेड होगा वो इसका इन्वर्स होगा, तो 1 प्लस दिस आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख भी देती हूँ। 0 प्लस दिस का जो इन्वर्स आया है वो तो यही आ गया, ठीक है। और 1 प्लस इसका जो इन्वर्स आया वो आया 2 प्लस दिस, और 2 प्लस साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय 3 का जो इन्वर्स आया वो आया 1 प्लस दिस। ठीक है बेटा, तो चारों प्रॉपर्टी ग्रुप की होल्ड कर गई, तो ये ग्रुप है। ठीक, ऐसे ही बेटा जैसे मैंने z बाय 3 की बनवाई है ना, ऐसे ही z बाय 4z की आप जो है कैली टेबल बनाएंगे। इसका जो मीनिंग है एक्चुअल में क्या है? z प्लस दिस। तो जैसे मैंने 3 की बनवाई है ऐसे ही 4 की बनवाएंगे। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसके डिस्टिंक्ट कोसेट्स क्या क्या आएंगे? 0 प्लस दिस, 1 प्लस दिस, 2 प्लस दिस और 3 प्लस दिस। इसके आगे के बेटा एब्जॉर्ब हो जाएंगे, 4 से आगे के सारे एब्जॉर्ब होना स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें 4 ही डिफरेंट कोसेट्स निकल कर आएंगे। तो जैसे ऊपर हमने टेबल बनाई है ऐसे इसकी भी टेबल बना लेना। ठीक है बेटा, ये होमवर्क में आपके लिए काम दिया है, बस एक एक एंट्री एक्स्ट्रा आ जाएगी। नेक्स्ट देखो जी जो है Z18 है। Z18 का क्या मतलब है? 0 1 2 3 से लेकर 17 तक के एलिमेंट होंगे और ऑपरेशन क्या लगेगी? मॉड्यूलो 18, एडिशन मॉड्यूलो 18। और H मैंने लिया साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय 6, किसी एक एलिमेंट से जनरेट करके। आपको पता है ना Zn साइक्लिक होता है, तो ये Z18 साइक्लिक है। अगर ये साइक्लिक है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप क्या कहती है? कि इसका हर सब ग्रुप साइक्लिक होगा। तो मैंने इसका जो सब ग्रुप निकाला है वो किस फॉर्म का निकाला है? ये 6 से जनरेट होने वाला निकाला। 0 6 और 12 इसके एलिमेंट्स हैं। आपको जी बाई एच निकालना है, ठीक है। तो जी बाई एच मतलब फैक्टर ग्रुप बनाना है इसका। अच्छा, दूसरी बात ये भी देखो, Z18 जो है ये एबिलियन है। अगर ये एबिलियन है तो इसका हर सब ग्रुप नॉर्मल होगा, तो ये H जो होगा नॉर्मल इन G आ जाएगा। अगर ये नॉर्मल है तो इसका जो फैक्टर ग्रुप होगा वो डिफाइंड होगा। पहले ये भी देखना जरूरी था कि ये डिफाइंड है कि नहीं है। ठीक है, तो ये डिफाइंड है। तो जी बाई एच के अंदर एलिमेंट किस फॉर्म के होंगे? अब आप फिर से रिकॉल कीजिए, Z18 के पास किस तरीके की ऑपरेशन है? एडिशन की। तो जी बाई एच के अंदर भी कोसेट जो मिलेगा वो A प्लस एच फॉर्म का मिलेगा, वेयर A बिलोंग्स टू G। ठीक है। अच्छा, एक बारी जरा सा ये भी देख लें कि कितने एलिमेंट निकलेंगे हमारे फैक्टर ग्रुप के अंदर। तो फैक्टर ग्रुप का ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो ऑर्डर ऑफ फैक्टर ग्रुप क्या होगा? ऑर्डर ऑफ जी बाई एच इज ऑर्डर जी अपॉन ऑर्डर एच। तो यहाँ पे जी क्या है? Z18, तो मैंने लिख लिया ऑर्डर ऑफ Z18। और ऑर्डर ऑफ एच क्या होगा? नीचे ऑर्डर ऑफ 6 हो जाएगा। तो Z18 का ऑर्डर है बेटा 18, और 6 वाले का ऑर्डर क्या होता है? 3। क्यों? क्योंकि अगर आपका Zn होता है, ठीक है, इन Zn सब लिख देती हूँ, रिकॉल करा देती हूँ, साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टी है वहां पे आपने किया होगा। इन Zn सब ग्रुप्स आर n बाई k ऑफ ऑर्डर k। ठीक है, सब ग्रुप कैसे मिलते हैं? n बाई k फॉर्म के सब ग्रुप होंगे और उसका ऑर्डर k होगा, वेयर
K इज अ डिवाइजर ऑफ n, ये प्रॉपर्टी होती है आपकी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, n की जगह पे 18 है, K की जगह पर मैंने लिया हुआ है आपका 3 लिया होगा, तभी 18/3 होके 6 आया होगा, ठीक है ना। तो 18/3 होके हमारा 6 आया था, इसलिए 6 का ऑर्डर क्या बना, 3 बन गया, क्योंकि n/k फॉर्म का होता है और उसका ऑर्डर k होता है। तो 6 कैसे आया होगा, 18/3 होके आया होगा, तो ऑर्डर बन गया 3। तो 6 वाले साइक्लिक सब ग्रुप का ऑर्डर निकला 3, और Z18 का खुद का ऑर्डर है 18, तो 18/3 = 6। तो इसका मतलब जो ये फैक्टर ग्रुप होगा इसके पास 6 डिस्टिंक्ट कोसेट्स निकल कर आएंगे। तो वो डिस्टिंक्ट कोसेट्स किस फॉर्म के होंगे, A+H फॉर्म के होंगे। तो वो A+H कहाँ से होंगे, देखो 0 से शुरू हो जाओ, क्योंकि आपको A बिलोंग्स टू Z18 निकालना है, और Z18 के एलिमेंट्स क्या हैं आपके, सबको याद है कि नहीं है। Z18 के एलिमेंट 0, 1, 2, 3 से लेकर 17 तक के एलिमेंट है। तो आप इसके एलिमेंट A की वैल्यू डालते जाओ, A को पहले 0 डाला, फिर 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, तो 5 तक डल जाएंगे बेटा। 6 आते के साथ एब्जॉर्ब होने शुरू हो जाएंगे एलिमेंट कोसेट्स की प्रॉपर्टी से, कि 6 + H = H बिकॉज 6 बिलोंग्स टू H, ठीक है। फिर आदि मैंने करके भी दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे 7 लोगे तो 7 + H क्या होगा, 1 + 6 + this, और 6 इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो 1 रह जाएगा, तो 1 + this आ जाएगा। ऐसे ही 8 + H बेटा क्या होगा, 2 + 6 + 6, ठीक है। 6 फिर से एब्जॉर्ब हो जाएगा तो आपके पास 2 रह जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी के एलिमेंट भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे आपके। तो आपके पास यही G/H के डिस्टिंक्ट एलिमेंट निकलेंगे, 0 + H, 1 + H, 2 + H, ऐसे लेकर 5 + H तक के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं बेटा, देखो जैसे ये 6 के निकालने हैं ना आपको, H अगर आपका साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय 6 है ना, तो 5 तक के निकलेंगे, ठीक है। 7 होगा तो 6 तक के निकलेंगे, तो एक कम तक के निकलते हैं, ठीक। उसके बाद के एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो हमने बता दिया आपको कि आपका जो ये है इस क्वेश्चन में G/H क्या होगा। मैं ये चाहती हूँ कि आप सब G/H की भी एक बार कैली टेबल बनाएं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोसेट्स की प्रॉपर्टी भी आपको याद होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है बेटा। सो आई एम वाइंडिंग अप द लेक्चर हेयर बेटा। अब ये आज की क्लास में जितना काम कराना था करा दिया, नेक्स्ट क्लास में आपको और आगे पढ़ाऊंगी ये चैप्टर। टिल देन पढ़ाई करते रहें बच्चों, ऑल द बेस्ट।